अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.6 फर्स्ट ईयर मैथ्स, इसमें हम आज के लेक्चर के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा बेटा, ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ना, ये पूरा पूरा वही मेथड है जो आपने मैट्रिक क्लास में दो इक्वेशंस के लिए सॉल्व किया था। लेकिन बट डिफरेंस ये है कि वहां उन मैट्रिक क्लास के अंदर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती थी, दो इक्वेशंस आपको गिवन होती थी और दो वेरिएबल्स होते थे एक्स और वाई, जिसपे आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करवा के एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी होती थी। बेटा यहां पर जो है वो तीन इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, तो इन्हें तीन वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई और जेड, जिस पर आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करवा के एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है, तो बेटा हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जरा फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लीजिए। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 8, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3 और थर्ड इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। बेटा जरा ये क्वेश्चन अपने पास आप कॉपी कर लीजिए और इसमें हम जरा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं बात। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चों याद रखना, अगर कभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कोई सवाल सॉल्व करने को आए ना, तो आपने सबसे पहले तीन मैट्रिसेस अज्यूम करवानी है। तीन मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स अज्यूम करवाएंगे जिसे नाम देंगे कैपिटल ए का। उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब उसमें पूरी इक्वेशन के तमाम कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं सवाल में बेटा पहली मैट्रिक्स को ए का नाम दूं, तो पहली मैट्रिक्स ए में जरा एलिमेंट चेक कर लो बेटा। पहला 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो 1 2 और 1, तो पहली रो तो आ जाएगी 1 2 और 1। बेटा सेकंड रो में आ जाएगा 2 माइनस 1 और 1, तो सेकंड रो आ गई 2 माइनस 1 और 1। बेटा थर्ड रो में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 और माइनस 1, 1 1 और माइनस 1। सही है, तो पहली मैट्रिक्स अज्यूम करवाते हैं जिसे मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। इसको कहा जाता है वेरिएबल मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें तमाम के तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। बेटा अब याद रखिएगा, इसके बाद हमें एक मैट्रिक्स अज्यूम करवानी होती है जिसे हम नाम देते हैं मैट्रिक्स एक्स का। मैट्रिक्स एक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा? जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे वर्टिकली, यानी कॉलम वाइज। तो तीन वेरिएबल बेटा जो भी नाम से दिए हो, अगर एक्स वाई जेड के नाम से दे तो पहला कॉलम एक्स वाई जेड मैट्रिक्स एक्स का बना देना। अगर आपको वेरिएबल के नाम चेंज कर दे बेटे x1 x2 x3, तो आप यहां पर लिख देंगे x1 x2 x3। बिल्कुल इसी तरह से बेटा एक मैट्रिक्स बी अज्यूम करवाई जाती है जिस मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सही है, तो शायद जरा दोबारा सुन लीजिएगा, हो सकता है इससे कोई गलती ना होगी बोलने में। पहली मैट्रिक्स ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, यानी उसमें सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। और तीसरी मैट्रिक्स जो है बेटा वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास हैं 8 3 और 0। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का कोई भी सवाल आए बेटा, तीन मैट्रिक्स सपोज करवा लेना। मैट्रिक्स ए जिसमें हम सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे, मैट्रिक्स कैपिटल एक्स जिसमें सारे अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल्स लिखेंगे, और फिर मैट्रिक्स बी जिसमें सारे कांस्टेंट्स लिख देंगे 8 3 0। अब याद रखना बेटा, मैट्रिक्स इन्वर्जन से जब भी सवाल पूछा जाएगा आप सबसे पहले निकालेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे बेटा? उस मैट्रिक्स की जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट करवा दो। तो पहली रो के बेटा एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 और 1। बेटा दूसरी रो बन जाएगी 2 माइनस 1 और 1। बेटा थर्ड रो है 1 1 एंड माइनस 1। क्लियर हो गई बात? ये तो हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवा लिया दो वर्टिकल लाइंस लगा के। अब जब बेटा ये दो पूरा मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो अब इसको आप एक्सपेंड बाय R1 करवा लें। अच्छा बेटा, रो 1 से जब एक्सपेंड करवाएंगे तो ये एक्सपेंशन सब लोगों को आती है, तो जरा ध्यान से देखना। जब बच्चों रो 1 के एलिमेंट से हम एक्सपेंड करवाएंगे ना, तो रो 1 के हर एलिमेंट के हिसाब से एक्सपेंशन होगी। अब देखो रो 1 का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 लिखने के बाद अब यहां डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है बेटे। क्या काम करो, ध्यान से सुनो। जब पहले मेंबर 1 से एक्सपेंड करवाएंगे तो 1 जिस रो में है उस रो को हटा देंगे और उस कॉलम को हटा देंगे। बताओ बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाते ही ये चार मेंबर बच गए। अब इन चार मेंबर्स पर फोकस रखना बेटा। राइट एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई होगा, फिर लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, और जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करके लिखेंगे लेफ्ट डायगोनल में। जब बेटा राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। फिर बेटा इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया +1, लिखा -1। अरे यस, पहला एलिमेंट 1 आ गया, 1 जिस रो में था वो रो निग्लेक्ट करवा दी, वो कॉलम इग्नोर कर दिया।
ये 4 मेंबर बच गया। बेटा पहले हमेशा राइट एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, फिर लेफ्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया +1, लिखा -1। जब बेटा रो 1 के सेकंड एलिमेंट से एक्सपेंड कराओगे तो सेकंड एलिमेंट में मैंने बताया था हमेशा साइन चेंज करके लिखता है। तो सेकंड एलिमेंट अगर +2 है तो -2 लिख रहे हैं, अगर -2 होता तो +2 लिखते हैं। अब यहां पर एक और बना दी ब्रैकेट। अब क्या करो बेटा, बताओ ये वाला 2 कौन सी रो में? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो को हटा दो और सेकंड कॉलम को हटा दो। बेटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाते ही देखो कोने वाले 4 मेंबर्स बन जाएंगे। बेटा राइट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो आया +1, लिखा -1। क्लियर हो गई बात? अब आइए जरा थर्ड एलिमेंट पे। बेटा थर्ड एलिमेंट हमेशा सेम साइन के साथ आता है, तो थर्ड एलिमेंट को लिखने के बाद अब ये थर्ड एलिमेंट की रो और कॉलम को इग्नोर कर दो। बेटा ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करते ही ये 4 एलिमेंट बच गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, पहले राइट एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो आया -1, लिखा +1। अब इसको सॉल्व कर ले बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, बेटा ये 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, फिर -2 एज इट इज आ गया, बेटा -2 और -1 को ऐड किया तो -3, बेटा +1 एज इट इज आ गया, 2 और 1 को ऐड किया तो बन गया 3। अब मुझे बताइए बेटा नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ये वाला पूरा एलिमेंट तो बेटा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बेटा यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, बेटा +1 और जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सिर्फ 3। सही है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, बेटा 6 और 3 को ऐड किया तो डिटर्मिनेंट का आंसर 9 के बराबर। अब एक बात बताइए बेटे, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 9 नहीं आता और 0 आ जाता ना तो हम डिटर्मिनेंट को आगे मतलब सवाल को आगे कंटिन्यू ही करते। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो हम यही लिख के बात खत्म कर देते कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बेटा ऐसा इत्तेफाक आमतौर पे एग्जाम में होता नहीं है, वो सवाल ऐसा नहीं देगा कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 के बराबर। अब तवज्जो से बात सुनना बेटा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई दैट मींस हम सवाल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज मालूम करवा सकते हैं। तो बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करवाने से पहले अब मुझे बताओ डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अब आप इस 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो बच्चों एडजॉइंट जब निकालते हैं ना, तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला जरा देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये बराबर हो जाएगा, बेटा सबसे पहले कोफैक्टर्स लिखते थे, यानी A11, फिर A12, फिर A13, फिर बेटा सेकंड रो में कोफैक्टर्स आते थे, याद करें, A21, A22 और A23। बेटा थर्ड रो के कोफैक्टर्स बनते हैं A31, फिर A32 और फिर A33, लेकिन याद रखना इसका होल ट्रांसपोज। अब तरीकेकार ये बेटा कि A11 से लेके A33 की तमाम वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करवाएं, फिर ट्रांसपोज लें, और ट्रांसपोज आप जानते ही हो बेटा जो रोज होती है उन्हें कॉलम में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये नहीं कि पहले इस फॉर्मूले का ही ट्रांसपोज निकाल लो, तो क्या बेटा नहीं, पर मैं इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लूं तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर हो जाएगी। बेटा जो कुछ आपने रो में लिखा था ना, ट्रांसपोज का मतलब वो सब कुछ कॉलम में आ जाएगा। तो पहला कॉलम हो जाएगा A11, A12, A13, बेटा दूसरा कॉलम आ जाएगा A21, A22, A23, और बेटा तीसरा कॉलम आ जाएगा A31, A32 और A33। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं सारे कोफैक्टर्स को बेटा मालूम करवाऊंगा, लेकिन जब कोफैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे ना A11 से लेके A33 तक, तो मैं इसमें पुट करवाने के बजाय इस फॉर्मूले में पुट करवाऊंगा जिसका मैं ट्रांसपोज ऑलरेडी मालूम कर चुका हूं। यानी सारे कोफैक्टर्स को रो में पुट करवाने के बजाय कॉलम में पुट करवा देंगे। शुरू के 3 कोफैक्टर, फिर बाद के 3 कोफैक्टर और फिर आखिर के 3 कोफैक्टर। क्लियर हो गई बात? जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का पहले काम कॉपी डाउन कर लीजिए। अब हम बारी बारी इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करवाते हैं। बेटा कोफैक्टर की जब वैल्यूज हम कैलकुलेट करवाएंगे तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। अब कोफैक्टर कैलकुलेट करवाना कैसे आपने वो जरा देखिए। पहला कोफैक्टर बेटा A11 है ना, तो A11 ये बनेगा पहला कोफैक्टर, बेटा इसी तरह से बनेगा A12 दूसरा कोफैक्टर, फिर बनेगा A13 तीसरा कोफैक्टर, उसके बाद बेटा फिर आ जाएगा A21, फिर आ जाएगा बेटा A22, फिर आ जाएगा A23,
फाइनली A31, फिर वैल्यू आ जाएगी A32 और फिर A33। तो अब जरा तवज्जो से बेटा बात सुनिएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बच्चों मैट्रिक क्लास में आपने कोफैक्टर निकालने का जो भी तरीका लगाया हो, बेटा यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं ना, प्लीज जरा उसको ध्यान से सुनना। ये बेटा 1 1 का मतलब जानते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले वाला डिजिट हमेशा रो की पोजीशन को शो करता है, दूसरा वाला हमेशा कॉलम की पोजीशन को शो करता है। अब आपने बेटा अगर मैट्रिक में कुछ लोगों को याद हो तो हर कोफैक्टर के लिए हम निकालते थे -1 की पावर i प्लस जे। अब देखो ये सब नहीं करने की जरूरत। आप सीधा सीधा ना इन सारे कोफैक्टर्स की साइंस का स्ट्रक्चर याद कर लो बेटा। वो याद भी क्या करना है, बस स्टार्ट प्लस से करना है। पहला कोफैक्टर हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे। अब ऑल्टरनेट साइन लगाते रहो बेटा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड फाइनली प्लस। सबसे आसान तरीका, -1 की पावर i प्लस जे लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल साइन सबके याद रखना बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस साइन, पहला प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सही ऑल्टरनेट साइन लगा दी। अब यहां पे ना डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप बनाएंगे सीधा सीधा एक बस ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट की बेटा वैल्यू को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो आ जाइए जरा ओरिजिनल सवाल पर। अब बेटा यहां से देख के निकाल लो वैल्यू या यहां से देख के निकाल लो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मैं अपनी आसानी के लिए इस डिटर्मिनेंट में से ही सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकाल रहा हूं। अब जरा तवज्जो से बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, एक एक समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा। बेटे 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ओरिजिनल सवाल पे आओ और पहली रो और पहले कॉलम को हटा दो। अब आप मुझे बताएं बेटा, जैसे ही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटेगा ये 4 मेंबर बच जाएंगे ना। इन 4 मेंबर को वहां लिखने के बाद सॉल्व करने की क्या जरूरत, इन 4 मेंबर्स को यही सिंप्लीफाई करवा के वहां लिख दो। अब बताओ बेटा, जब 4 मेंबर को सिंप्लीफाई करोगे तो सब जानते हैं पहले राइट एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर लेफ्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन लेफ्ट एलिमेंट में जो भी आंसर आएगा उसकी साइन चेंज करके लिखेंगे। तो बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाते ही ये 4 मेंबर बच गए। बताओ बेटा, राइट राइट से मल्टीप्लाई, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया। बेटा लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया +1, लिखा गया -1। अब बताइए बेटा 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 के साथ बाहर वाला प्लस लगा भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। पहला कोफैक्टर A11 0 के बराबर। समझ आ गई बात? बिल्कुल इसी तरह से बेटा मैं दूसरा कोफैक्टर A12 ले रहा हूं। जरा A12 चेक कीजिएगा बेटा। A12 का मतलब है कौन सी रो छोड़नी है, शाबाश, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बेटा फर्स्ट रो को हटा दो और सेकंड कॉलम को हटा दो। बेटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाते ही देखो ये कोने वाले 4 मेंबर्स बच गए। इनमें राइट एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई। बेटा राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो -2, बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, आया +1, लिखा -1। बेटा -2 और -1 को ऐड करोगे तो -3, -3 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू +3। क्लियर हो गई बात ये? अब बिल्कुल इसी तरह से बेटा जब हम तीसरा कोफैक्टर निकालेंगे A13 तो हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करना है। बेटा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करते ही देखो ये 4 मेंबर आ गए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर करते ही ये 4 मेंबर आ गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। बेटा लेफ्ट जब लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आया -1, लिखा +1। बेटा 2 + 1 कराओगे 3, अब 3 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी दे तो भी नेट आंसर +3। यहां तक बात समझ में आ गई बेटे? चले जरा शाबाश, पहले तो अपने हिसाब से 3 कोफैक्टर्स कैलकुलेट करवा के उनका आंसर जरा टैली करें जो मैंने कैलकुलेट करवाए उससे। अब इसी तरह से बेटा हम अगले कोफैक्टर मालूम करेंगे A21, A22 और A23। तो जब बेटा A21 पर आए तो A21 के लिए हमने क्या करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। बेटा सेकंड रो को हटा दिया और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटते ही देखो ऊपर वाले नीचे वाले 4 एलिमेंट हो गए, ये 2 और ये 2। सही है, सेकंड रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, ऊपर वाले 2 और ये नीचे वाले 2। बेटा इसमें राइट को राइट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। जब बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +1, लिखा -1। बेटा -2 और -1 ऐड करोगे तो -3, उस -3 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड, +3। क्लियर हो गई बात? ये 2 1 कैसे निकाला? 2 1 का मतलब यहां को ये वाली पोजीशन है, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम छोड़ते ही ये 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई, फिर लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसकी साइन चेंज कर दी। बेटा वेट 2 2 पर आ जाए। 2 2 मतलब देखो ये बीच वाला मेंबर है। बेटा बीच वाला मेंबर के हिसाब से ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, देखो कोने वाले 4 मेंबर आ जाएंगे। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ते ही कोने वाले 4 मेंबर्स। बेटा राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो -1, और जब बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से किया तो आया +1, लिखा -1। बेटे -1 को -1 में ऐड करोगे तो -2 बनेगा। -2 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो भी -2। अब इसी तरह बेटा A23 कैलकुलेट करवाना है। जब बेटा A23 कैलकुलेट करवाएंगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें। बेटा सेकंड रो और थर्ड कॉलम जैसे ही छोड़ी तो ये 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। बेटा लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ आया +2, लिखा -2। बेटा 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1, उस -1 को बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो +1। इसी तरह बेटा A31 कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो A31 कैलकुलेट करवाने के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाना है। बेटा थर्ड रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाती देखो ये 4 मेंबर आ गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। बेटा लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ आया -1, लिखा +1। बेटा 2 और 1 को ऐड किया तो नेट आंसर 3 आ गया। इसी तरह बेटा A32 पर आ जाए। A32 का मतलब ये वाला एलिमेंट है। कैसे? थर्ड रो और सेकंड कॉलम। बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाती देखो कोने वाले 4 मेंबर बच रहे हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। कैसे? थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाते ये वाले 4 एलिमेंट बच रहे हैं। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। बेटा राइट को जब राइट से मल्टीप्लाई किया तो आया +2, लिखा -2। बेटा 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1, उस -1 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1। अब आ जाइए बेटा आखिरी कोफैक्टर पे A33 पर। बेटा 33 का मतलब है थर्ड रो हटा दें, थर्ड कॉलम हटा दें, ये वाले 4 एलिमेंट बच गए। बेटा लेफ्ट जब राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ तो यानी ये राइट पोजीशन है और ये लेफ्ट पोजीशन है। राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो -1। बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो आया +4, लिखा गया -4। तो बेटा -1 -4 बनेगा -5। बेटा -5 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो भी आंसर -5। शाबाश। जरा बेटा कोफैक्टर सारे अपने पास कॉपी डाउन कर लीजिए। अब इन सारे कोफैक्टर्स को उठा के बेटा मैं यहां पुट कराऊंगा। शुरू के 3 को फर्स्ट कॉलम में, बाद के 3 को सेकंड कॉलम में और उनके बाद के 3 को थर्ड कॉलम में, यानी इन तीनों को। ये 3 कोफैक्टर्स आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, बेटा ये 3 आ जाएंगे सेकंड कॉलम में और ये 3 आ जाएंगे थर्ड कॉलम में। तो काइंडली जरा एडजॉइंट के फॉर्मूले से बेटा वापस बात शुरू करते हैं और जरा इसमें तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाना शुरू करते हैं। तो अब जरा एडजॉइंट देख लो बेटा इसका कैसे निकलेगा। अच्छा डिटर्मिनेंट ध्यान में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा इसकी 9 के बराबर आई थी। इनवर्स निकालने में जरूरत पड़ेगी। जब बेटा सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे तो अब अगले स्टेप में जरा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कंफर्म कर दीजिए। बेटा इसमें पुट करवा रहा हूं सारी वैल्यू। तो शुरू के 3 कोफैक्टर आए 0 3 और 3। तो पहला कॉलम तो बन गया बेटा 0 3 और 3। बेटा जो बाद के 3 कोफैक्टर हैं वो है 3 -2 और 1। कौन कौन से बेटा? 3 -2 और 1 ये आ गए सेकंड कॉलम में। बेटा जो आखिर के 3 कोफैक्टर हैं 3 1 और -5, तो 3 1 और -5 ये आ गया बेटा थर्ड कॉलम में। कौन सा? 3 1 और -5। अब ये जब बेटा हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा ना तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? शाबाश, ए इनवर्स की। बेटा ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा मल्टीप्लाई का साइन शो कर रहा है। अगले स्टेप में ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जरा वैल्यूज पुट करवा दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 बेटा डिटर्मिनेंट की जगह तो वैल्यू 9 थी और एडजॉइंट की जगह कौन सी वैल्यू जो ऊपर हमने कैलकुलेट करवाई है। तो वैल्यू आ जाएगी 0 3 3। फिर बेटा वैल्यू आ जाएगी 3 -2 और फिर 1। बेटा फिर वैल्यूज आ जाएंगी 3 1 और -5। बस अब एक बात का जो बेटा आपने ख्याल रखना है जहन में, वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटा इस ये जो अभी पूरी मैट्रिक्स आ गई ना, इसके हर मेंबर को ना अभी 9 से डिवाइड मत करवाना, क्योंकि बेटा तुम अगर इस पूरी मैट्रिक्स के हर मेंबर को 9 से डिवाइड करवा दोगे तो आंसर अपॉन में आना शुरू हो जाएंगे। तो तरीकेकार ये कि होल्ड कर लो इस आंसर को यहीं पर, यानी मैट्रिक्स को अभी 9 से डिवाइड मत करवाएं। जब ए इनवर्स की वैल्यू आ जाए, ख्याल रखना डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 थी, जब बेटा ए इनवर्स की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? अब लिखेंगे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला।
तो बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला तो वही है जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, और वो क्या फॉर्मूला था बेटे, याद है, x बराबर a इनवर्स b के, x बराबर a इनवर्स b, बेटा इसी को तो कहा जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जरा सारी वैल्यूज पुट करवा देना है। अब ध्यान से देखो बेटा, सवाल जहां से स्टार्ट किया था वहां पे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को ही तो हमने नाम दिया था, एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड। बेटा राइट साइड पे ये जो ए इनवर्स लिखा हुआ है, इस ए इनवर्स की वैल्यू तो निकाली है पूरी भी कंप्लीट, ये जो पूरी ए इनवर्स की वैल्यू है ये उठा के यहां लिख रहे हैं। तो ए इनवर्स की जगह वैल्यू आ जाएगी बेटे 1/9, और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा 0 3 3, फिर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, फिर माइनस का 2, फिर 1, बेटा फिर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 1 और माइनस का 5। सही है, तो ये तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब बेटा जब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो इसके बराबर में हमें बी मैट्रिक्स पुट करवानी है। और मैट्रिक्स बी क्या थी बेटा, जब हमने सवाल शुरू किया था तो वहां चेक करें बेटा, मैट्रिक्स बी हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाई थी, किस नाम से, 8 3 और 0। तो ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इसकी जगह बेटा मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 8 3 और 0। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। अब इन सबको बेटा सिंप्लीफाई करना है, और इन सबको सिंप्लीफाई करके हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रखना बेटे, अभी पूरी मैट्रिक्स को 9 से डिवाइड मत कराओ, पहले तो इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, और जो आखिर में आंसर आ जाएगा उसके हर एलिमेंट को हम अलग अलग 9 से डिवाइड करवा देंगे। तो अभी क्या करने जा रहे हैं बेटा, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें आपको याद है ना, पूरी फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और जब बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या करते थे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो जरा मल्टीप्लाई करवाना शुरू करता है। तो बेटा हमारे पास ये मैट्रिक्स तो वैसे ही आ गई, एक्स वाई और जेड। बेटा राइट हैंड साइड पे 1/9 को भी वैसे ही लिख दिया। चले जरा पूरी फर्स्ट रो को बेटा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाए। बताइए बेटा, पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, बेटा दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो गया, बेटा तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए बेटा इसके बाद सेकंड रो पर, अच्छा एक दफा फिर रिपीट कर दूं, पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, 0 8 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब बताइए सेकंड रो को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, पहला पहले से, बेटा 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24, बेटा दूसरा दूसरे से, बेटा -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, तीसरा तीसरे से, बेटा 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब बताइए इसी तरह से थर्ड रो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, बेटा पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, बेटा दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, बेटा तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब अगला स्टेप बेटा आप चाहो तो यही बराबर में सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना, ये लिखना 1/9, यहां से ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है बेटा। 1/9 लिखने के बाद अगले स्टेप में देखो, ऊपर वाली वैल्यू तो 9 एज इट इज आ गई, बेटा 24 - 6 किया तो 18 आ गया, बेटा 24 + 3 किया तो 27 आ गया। शाबाश। अब बताइए बेटे, अब इसका हर एलिमेंट इस 9 से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा ना बेटा, ये वाला 9 इस 9 से डिवाइड, ये वाला 18 भी 9 से डिवाइड, ये वाला 27 भी 9 से डिवाइड। बेटा वो उसी के आप बराबर में लिख दो या अगले स्टेप में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताइए बेटा, लास्ट स्टेप में अगर आए तो एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स थी वो बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनना बेटा, 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, बेटा 18 को 9 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, बेटा 27 को 9 से डिवाइड किया तो वेरी गुड 3 आ गया। सही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि नंबर ऐसे हो जो आपस में कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 19 होता तो 19 को जब 9 से डिवाइड करवाते तो आंसर वैसे ही छोड़ देते 19/9, यानी आंसर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डेसिमल में लिखने से अवॉइड करना, हालांकि लिखा उस भी जा सकता है, बट हमारे बोर्ड में जरा अवॉइड किया जाता है पॉइंट्स में आंसर लिखने में, तो हम फ्रैक्शन में आमतौर पर छोड़ देंगे अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही होती तो अगर ये 19/9 होता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता 19/9। बेटा 9 को 9 से डिवाइड किया 1 हो गया, 18 को 9 से डिवाइड किया 2 हो गया, बेटा 27 को 9 से डिवाइड किया 3। अब जरा हर मेंबर को आपस में कंपेयर करवा दो। बेटा x जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 के, y जो है बराबर 2 के, z जो है बराबर 3 के। तो आखिरी स्टेप में बेटा इन सारी वैल्यूज को हम लाइन से लिख देंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि x = 1, y = 2,
कॉमा z इज इक्वल टू 3। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर उन तीन वेरिएबल्स x y z के जो हमसे कहा गए थे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए आप सवाल का आंसर मालूम करके बताएं। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का था, एक्सरसाइज नंबर 2.6 फर्स्ट ईयर मैथ्स, वो सॉल्व करवा दिया। काइंडली बेटा अगर आप लोगों को समझ में आ जाए बात ठीक तरह से, या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप पार्ट नंबर 2 या इसके अलावा जो और पार्ट्स हैं कोई एग्जाम्पल हो, अगर वो सॉल्व करवाना चाह रहे हो, या अगर ये भी समझ में आ जाए तो काइंडली बेटा कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से समझाने की कोशिश हो, कम से कम एक ही बारी में एक ही लेक्चर में जो टॉपिक हो बेटा वो बेहतर तौर पे समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी बेटा अगर ये कमी बेशी हो तो उसके लिए माजरत, आप जरा वीडियो देख के सुकून से फिर इसका आप काम चेक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता जरूर दीजिएगा। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।